आज की हमारी चर्चा का विषय है अस्थमा, दमा। अस्थमा और दमा की अगर बात करें तो फेफड़ों के अंदर होने वाली ऐसी बीमारी जहां पर फेफड़ों के अंदर आ जाती है सिकुड़न, सांस लेने में होती है तकलीफ। ये सांस लेने की तकलीफ कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें पंप का सहारा, ऑक्सीजन का सहारा, नेबुलाइजेशन का सहारा और कई बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। अब ऐसा क्या हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर जिनकी वजह से हमें अस्थमा के अटैक पड़ते हैं। अगर अस्थमा के अटैक की बात करें, दमे की बात करें, तो कई लोगों को दमा धूल से होता है, किसी को मिट्टी से होता है, किसी को किसी पेन या सेंट से भी कई बार दमा हो जाता है, क्योंकि उनके प्रभाव से आपका जो लंग्स का एरिया है, जिसे आप कह सकते हो फैरिंक्स या ब्रोंकियोल, जिसे हम कह सकते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, सूजन आया। ब्रोंकियल ट्री में सूजन आने की वजह से, ब्रोंकस में सूजन आने की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो फ्री फ्लो जानी चाहिए, वह लंग्स तक नहीं जा पाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का या मोनोऑक्साइड का शरीर से निकल जाना और ऑक्सीजन का इनहेल, ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाना, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। अब इस हैम्परिंग के अंदर बार बार क्या होता है, सांस फूलती है, ऐसा लगता है दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्राण निकलने लगे। ऐसा कब हुआ था? अभी कुछ साल पहले अगर बात करूं, जब डेल्टा वेव भारत में आई थी, तो लगभग हर 10वें इंसान को यही कष्ट दिखने लगे। बहुत से पेशेंट आज हमारे पास आके कहते हैं पोस्ट कोरोना वैक्सीनेशन उनकी सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको ऐसा लगता है कि फ्री ऑक्सीजन वो नहीं ले पा रही है, उनको ऑक्सीजन के ऊपर खींच लेना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस का सीधा अटैक लंग्स पे, इसने क्या कर दिया, लंग्स को परसिस्टेंटली वीक कर दिया। जो लोग निरंतर प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, उन लोगों में तकलीफ कम देखी गई, परंतु उसके मुकाबले जो लोग प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखी गई। अब समझने वाली बात यह है, उससे हुआ क्या? जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, लंग्स की जो मसल है, ब्रोंकस की जो मसल है, इनके अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, डंबल चला रहा है, तो क्या होगा, उसकी मसल्स के अंदर हार्डनेस किस फॉर्म में, ताकत के फॉर्म में या मसल के मस्कुलेचर के फॉर्म में होती है, परंतु इलास्टिसिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग होती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है और एक तरीके का बफर सिस्टम डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल। वो लंग्स के अंदर डेवलप ना हो पाने की वजह से लोगों के अंदर ये दमा, ब्रोंकस के अंदर रुकावट और अस्थमा जैसी बीमारियां कई बार देखने को मिलती है। मैंने ब्रोंकस के अंदर रुकावट को एक अलग शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि उसका एक नाम है COPD। अब बहुत से मरीजों में हमने देखा कि जिनके अंदर मैंने कहा दमा और दमे से होने वाली रुकावट, वो क्या है, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी हार्ट से जो आर्टरी निकली लंग्स तक, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाए, रुकावट हो जाए, तो क्या होगा, जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब लंग्स से प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही और उससे प्रॉपर सप्लाई आगे फिर हमारे हार्ट में वापस नहीं आ रही, क्योंकि हमारे हार्ट का जो मेन काम है वो है पंपिंग, लेकिन उसको जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्टर ब्लड मिलता है, साफ खून मिलता है, वह लंग्स ही साफ करता है। अब लंग्स सफाई अच्छे से कर नहीं पा रहा, ब्लड की अच्छी सप्लाई हार्ट को मिल नहीं पा रही, और जो अच्छी सप्लाई हार्ट को नहीं मिल रही, तो वही अच्छी सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हार्ट की मसल्स को भी प्राप्त नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ग्रेजुअली हार्ट की मसल्स वीक होती जाएंगी, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होगी,
और उससे और सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाए। अब सांस फूलने के बहुत सारी अलग अलग बीमारियों की वजह से सांस फूलता है। जैसे मैंने आपको बताया, अस्थमा में, सीओपीडी में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, एलवीएफ हो जाए, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, देन लंग्स के अंदर सी हो जाए, निमोनिया हो जाए, टीबी हो जाए, पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाए, पेट फूल जाए, तो भी ऐसा कई मरीजों में देखने को। जब भाप लेने की बात करते हैं तो केवल और केवल एक काम करता है, वो थोड़ी देर के लिए आपके लंग्स को रिलीज कर देता है, ढीला कर देता है, स्पेस डेवलप कर देता है कि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर सही बीमारी आपको पकड़ में नहीं आएगी तो इसका उपचार करना संभव नहीं। इसके लिए आवश्यकता है कि आप फिजिशियन से मिलें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर वो बोलते हैं आपको टेस्ट कराना है, जैसे कि एक्सरे कराना है, सीटी स्कैन कराना है, कॉन्ट्रोस्कोपी करवानी है, तो आप जरूर कराएं। इससे टेस्ट से आपकी बीमारी का पता लग सके और इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सके। मीनवाइल आपको निरंतर अनुलोम और विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइट वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेश एयर में करें, मॉर्निंग आवर्स में करें, योगा करें। 64 प्रहरी पिपली अगर खाली पेट ली जाए तो अस्थमा में रामबाण की तरह काम करती है। जी हाँ, ब्रोंकस की सूजन को कम करने के लिए सबसे उत्तम उपचार है 64 प्रहरी पिपली, और इसका प्रयोग करते ही लंग्स एकदम से रिलैक्स होता है। देखिए, जैसे आप भाप ले रहे हैं, अस्थमा के पंप ले रहे हैं, ऐसे आयुर्वेद चिकित्सा धूपन चिकित्सा। धूपन पर बहुत लोगों ने काम किया, यानी ऐसा धुआं जो देसी घी से जली हुई आम की लकड़ी या हल्दी की गांठ उससे पैदा होगा, उसके अंदर केवल और केवल ऑक्सीजन होगी और वो आपकी क्लींजिंग में काम करेगा, साफ कर देगा और लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा देगा। अगर आप सब लोग भी इस बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि स्पेसिफिकली मैं इसकी कौन से डिजीज की ब्रीदिंग डिफिकल्टी के ऊपर वीडियो बनाऊं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और समाज के अंदर अज्ञानता की जगह ज्ञानता का वास हो और वो स्वस्थ और दीर्घायु। धन्यवाद, नमस्कार।